हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी को एमसीक्यू के रूप में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे लोग। और उम्मीद है कि प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है इस एमसीक्यू में लगभग मोस्टली टॉपिक को टच किया गया है। और एक चैप्टर से 30, 40, 50 जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाए हैं सारे क्वेश्चन को लेकर आया गया है। इसी तरह हमने 8 क्लास का थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ा चुका है, 9th क्लास का थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ा चुका हूँ। आज जो है 10th क्लास है जिसमें थ्योरी पढ़ाया जा चुका है और इसके एमसीक्यू जो है आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे लोग, जिसमें पूरी तरह से चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये क्लास हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जीएस वाले हो या 1 to 5 वाले हो या किसी भी जॉब की तैयारी करते हो। आपका जो है ये भारत का संसाधन टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो जो सोपानी कृषि है एक्चुअली में इसको सीढ़ी नुमा कृषि भी कहा जाता है। और ये सीढ़ी नुमा जो कृषि है ये वहीं पर होगा जहाँ पहाड़ ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका में जो फसलों को बचाने के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पहाड़ जो है उत्तराखंड में देखने के लिए मिल सकता है। अगला जो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख जो कच्चे माल क्या है। तो सीमेंट में एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। लगभग 70% चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी लोहे के उत्पादन में 1 नंबर में जो है वो है, याद रखिएगा, कर्नाटक है। ठीक है, कौन सा है तो कर्नाटक है। लोहे उत्पादन में कौन सा 1 नंबर पे, कर्नाटक जो है लोहे के उत्पादन में है। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। यानी किस खनिज के बाद उद्योग धंधे जो है तेजी से लगना शुरू हो गए। तो याद रखिएगा, लोहे के आविष्कार ने औद्योगिकरण को जन्म दिया, यानी उद्योग धंधे जो है तेजी से बढ़ने लगे। अगला, इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। जब इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि खनिजों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक धात्विक दूसरा अधात्विक। धात्विक को भी 2 भागों में बांटा गया है, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। उसके बाद से अधात्विक को भी 2 भागों में बांटा गया था, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो इसमें सिर्फ अधात्विक पूछ रहा है, यानी कि वैसे खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता हो, यानी कि सिंपल समझिए तो जिसमें करंट जो है फ्लो नहीं कर सकता हो, करंट का विद्युत का विरोधी होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, जिसमें करंट जो है आपका पास नहीं करेगा, करंट नहीं लगेगा, तो वो हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक का जो उपयोग होता है विद्युत रोधी के रूप में भी किया जाता है। आयरन में जो होता है आयरन करने वाला, प्रेस करने वाला, उसमें भी अभ्रक उपयोग किया जाता है। देखेंगे तो जो बिजली का जो खंभा लगा रहता है, पोल लगा रहता है, इलेक्ट्रिक पोल जो लगा रहता है, उसमें उस पर भी ऊपर में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और अभ्रक के ऊपर से ही तार को गुजारा जाता है, ताकि तार और पोल के बीच में जो है विद्युत का कनेक्शन जो है वहाँ से टूटा रहे, मतलब वहाँ पर करंट फ्लो ना करे। अगला जो है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में जो है 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 100 टाइप्स ऑफ खनिज पाया जाता है। लेकिन खनिज जो है 100 प्रकार का, लेकिन उसमें से 30 खनिज जो है ये उपयोगी होता है। चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक जो थे एक राजवैद्य थे। राजवैद्य मतलब कि राजा का दरबार में एक वैद्य के रूप में कार्य कर रहे थे। किस राजा के दरबार में, तो कनिष्क के दरबार में ये राजवैद्य थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। इनकी एक किताब है चरक संहिता, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो किस देश से संबंधित है, भारत से ये इनका संबंध है। किस देश से, भारत से इनका संबंध है। अगला है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए ये सभी जो है तेल शोधक कारखाना ही है यहाँ पर, मथुरा, बरौनी जो बिहार का तेल शोधक कारखाना है। लेकिन पूछ रहा प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो असम के डिगबोई में जो है पहला तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। अगला है, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कितने नंबर पे। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है 3रे नंबर पे है। कितने नंबर पर, 3रे नंबर पे है। ठीक है। अगला, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। देखिए मरुस्थलीय मृदा मतलब होता है कि मरी हुई मिट्टी। तो मरी हुई मिट्टी 2 जगह पाई जाती है, एक तो रेगिस्तानी इलाका में और दूसरा बर्फीली इलाका में। बर्फीली इलाका वाला को ठंडी मरुस्थल कहा जाता है, जबकि रेगिस्तान वाले मरुस्थल को क्या बोला जाता है, गर्म मरुस्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे गर्म मरुस्थल के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ हो जाएगी, राजस्थान में होगा। अगला, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का जो है निर्यात किया जाता है। तो लोहे को यहाँ से जापान या अन्य देशों में भेजा जाता है, वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह।
अगला है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। और यही जो मिट्टी है याद रखिएगा जो बेसाल्ट की चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है। दक्कन क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है जो कि प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है यानी कि दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन किया गया था। तो एक कन्वेंशन किया गया था जिसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा एक्चुअली में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जब हाथ वगैरह या पैर में फ्रैक्चर आता है तो देखते होंगे टूटने पर एक प्लास्टर जो किया जाता है वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता किससे या किससे हमें प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो होता है CaSO4 × ½ यानी कि 1/2 H2O। क्या होता है, CaSO4 × ½ होता है। और एक जिप्सम का जो होता है इस जिप्सम का सेम टू सेम फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O यानी कि जो जिप्सम है इसमें 2 गुना जल है। और इसी जिप्सम को जब सुखाया जाता है, सुखाकर यानी कि हल्का रखा जाए यानी ½ H2O कर दिया जाए यानी 1.5 H2O इसमें से जल उड़ जाए गर्म करने पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, ठीक है। यानी जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, यानी उड़ीसा में कौन सा खनिज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो मैग्नीज जो होता है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, तो तांबे का जो कुल भंडार है 125 करोड़ टन है जो है भारत में तांबे का कुल भंडार है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। चूँकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बॉक्साइट जो है किस खनिज का अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है यानी कि एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। अगला, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, तो वो है मैग्नीज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। अगला है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो एड्रीन रसायन जो है जो मेढक की प्रजनन को नष्ट धीरे धीरे करते जा रहा है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो राष्ट्रीय संपदा जो है एक्चुअली में भारत मान के चलिए ये समुद्री इलाका में बसा हुआ है, तो ये भारत जो समुद्र में कितना किलोमीटर जो है एरिया जो है अपना राष्ट्रीय एरिया कह सकता है। तो ये अलग अलग किताबों में थोड़ी सी डाटा अलग दिया है। एक तो दिया रहता है 12 नॉटिकल मील और दूसरा दिया रहता है आपका 19.2 किलोमीटर, या NCERT को 21.2 किलोमीटर दिया हुआ है। 3 डाटा दिया हुआ है। अब नॉटिकल मील मतलब होता है कि समुद्री दूरी को तय किया जाता है, यह नापा जाता है नॉटिकल मील में, NM में, ठीक है। अब 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.87 लगभग 87 जो है आपका किलोमीटर होता है, यानी कि 1.8 किलोमीटर के आसपास में होगा कौन सा, 1 नॉटिकल मील बराबर। तो 12 नॉटिकल मील कह रहा है, तो इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो लगभग 21 किलोमीटर के आसपास आता है, जो कि सही है। लेकिन बिहार बोर्ड की किताबों में 19.2 किलोमीटर देता है। दोनों डाटा को याद रखिएगा, ठीक है। अगला, बिजली के बल्ब में के फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है टंगस्टन धातु का, क्योंकि टंगस्टन जो होता है ना बहुत ही चमकीला धातु है, लेकिन वो हवा के संपर्क में आकर खराब हो जाता है, इसीलिए इसको बिजली के बल्ब में किसी निष्क्रिय गैस को भरकर, यानी कि बल्ब के अंदर से हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि रिएक्शन ना कर सके और वो चमकते हुए दिखेगा, इस तरह बल्ब के रूप में जलते रहता है। कौन सा, टंगस्टन जो रहता है फिलामेंट के रूप में। आप पहले येलो वाला जो बॉल होता था, येलो वाला जो बॉल देखते थे, येलो वाला बॉल, उसमें देखते होंगे यहाँ पर एक ऐसे लगा रहता था, ऐसे लगा रहता था, यही जो है टंगस्टन कहलाता है, यही फिलामेंट है, ठीक है। और ये टंगस्टन का बना रहता है। अगला, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार है वो कितना है, तो 20.556 है वन रिपोर्ट के अनुसार। ये 2001 का वन रिपोर्ट कह रहा है। बाद में जो वन रिपोर्ट जो है वो लेटेस्ट वन रिपोर्ट अभी तक जो है वो 24 जो है परसेंटेज जो है आपका भारत में जो है वन का विस्तार है। किस खनिज में भारत का सुस्पन्न है, मतलब कि भारत में वो खनिज जो है ठीक ठाक पाया जाता है, तो वो है आपका लोहा जो है भारत में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला है, कौन सी मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है, तो याद रखिएगा जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास की फसल बेहतर होती है, और इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इन किन क्षेत्रों में पाया जाता है इसको हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है।
अगला झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है। और ये क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए बन सकती है क्योंकि ईवीएस के चैप्टर नंबर आपका ये 5वीं क्लास में आपको चैप्टर दिया होगा पटना टू नाथुला, उसमें चर्चा किया गया है कि पटना से नाथुला जाते समय में रास्ते में चमचमाता हुई पहाड़ दिखाई दे रही है। वो जो पहाड़ थी किसकी थी, अबरक की पहाड़ थी, जो कि बिहार से जा रहे हैं नाथुला की तरफ में। चूँकि बिहार और झारखंड पहले एक ही में था, तो कोडरमा जो है ये झारखंड का क्षेत्र है, और ये झारखंड का कोडरमा जो क्षेत्र है पहले बिहार के अंतर्गत आता था, इसलिए क्योंकि झारखंड ही पहले बिहार के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो झारखंड में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर अबरक के पहाड़ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो स्थल है, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो भारत में आपका जादूगोड़ा में पाया जाता है। और ये जादूगोड़ा जो है कहाँ है, तो जादूगोड़ा जो है ये है आपका झारखंड में। कहाँ है भैया, झारखंड राज्य का जादूगोड़ा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा में किस खनिज का उत्पादन होता है, तो अभी जस्ट पढ़े मैग्नीज का जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला है संविधान की धारा 21 क्या कह रहा है, तो संविधान की धारा जो 21 कह रहा है कि वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, अगला जो है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत जो है अबरक का उत्पादन करता है, यानी दोनों मिल जाए तो कितना प्रतिशत जो है अबरक का उत्पादन होता है, तो 80% जो है अबरक का जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बिहार और झारखंड मिलके। अगला है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है जो हमें डायरेक्ट जो मिलता है, तो डायरेक्ट हमें जो है कौन सा नहीं मिलता है, तो कोयला धरती से डायरेक्ट मिल जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ मिल जाता है, प्राकृतिक गैस मिल जाता है, लेकिन विद्युत जो है हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसको बनाना पड़ता है, इसीलिए प्राथमिक नहीं द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राथमिक ऊर्जा में नहीं, मतलब इसके अंतर्गत नहीं आता है। समझ आएगी आप लोगों को, जो हमें डायरेक्ट मिलता है उसे हमारा प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं लोग। ठीक है, अगला लिखा है भारत के किस भूगर्भीय के समूह में कोयला पाया जाता है, यानी भारत के किस गर्भ में जो है कोयला ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखिएगा भारत में 98% जो कोयला जो है वो गोंडवाना समूह का है। गोंडवाना समूह मतलब क्या है, कई बार मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी जो है पहले शुरुआती समय में एक भाग में ही, मतलब एक ही महादेश था जिसका नाम था पेंजिया, चारों तरफ था पानी, पेनथालासा कहलाता था पानी को। और ये जो पेंजिया जो टूटा तो 2 भाग में बटा, अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। क्योंकि भारत जो है, भारत का दक्षिणी जो भाग है वो मोस्टली भाग जो भारत का जो दक्षिण साइड में वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, और उसी क्षेत्र में कोयले का भंडार ज़्यादा पाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है, एक को बांगर, दूसरे को खादर बोलते हैं। खादर उसको बोलेंगे जहाँ पर पानी की मात्रा बार बार मिल रही है, पानी के साथ बहुत सारे जो है जो मिट्टी जो नदियाँ जो होती है अपने साथ पानी मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ काट के लेके आती है, जिसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उसको खादर मिट्टी कहते हैं। और वही सेम उसका उल्टा बांगर होता है, जो कि खादर की अपेक्षा थोड़ी कम उपजाऊ होती है। गोवा के संगयून में कौन सी खनिज पाया जाता है, तो गोवा के जो संगयून है वो लोहा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, यानी सोलर सेल वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन करने की संभावना बन रही है। तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगा वहीं पर तो सौर ऊर्जा का स्थापना हम लोग कर सकते हैं। तो राजस्थान में गर्मी जो है ज़्यादा होती है, यहाँ पर सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है देखने के लिए मिल सकता है। अगला है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जो बादाम पहाड़ी है ये लोहा के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और बादाम पहाड़ी देखा जाएगा तो किस राज्य में हो जाएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो भारत के किस राज्य में जो वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में वन जो है सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछता है परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो याद रखिएगा मिजोरम में सबसे ज़्यादा जंगल है। अगला है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, यानी कि गैर परंपराओं में मतलब है क्या है, ये परंपराओं में नहीं रहा, ये भी नया नया है, इसका यूज किया जा रहा है। तो गैर पारंपरिक कौन है ना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो हो जाएगा बी नंबर जो है विद्युत जो है गैर पारंपरिक फिलहाल में। लेकिन जो पारंपरिक जो है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब पारंपरिक है क्योंकि परंपराओं से ही यूज करते आ रहा है इसको।
अगला क्वेश्चन, इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो मैंगनीज जो है उत्पादन जो है नहीं करता है, तो तमिलनाडु जो है मैंगनीज का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह करते हैं, क्योंकि पानी की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। चूँकि पानी की अधिकता ही नहीं, पानी ही सिर्फ एकमात्र ग्रह जो कि धरती पर पाया जाता है। अगला है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? यानी कि किन क्षेत्रों में ज्वार एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, ज्वार जो होता है समुद्र के लहरों के ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और लहरें नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा वाला जो ये चीज़ें हैं जो है कहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है? तो आपके खंबाती खाड़ी में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 जो है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है वह है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है। अगला है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध मतलब ये है कि संसाधनों का विदोहन करना। क्या करना भैया? संसाधनों का विदोहन करना। तो यानी कि संसाधनों को लूटते जा रहे हैं, ये डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाती है। काला लोहा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, काला लोहा जो है मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। देखिए, लोहे के अयस्क जो होते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सीडेराइट पाया जाता है। ये चारों जो प्रकार आपको दिख रहा है, ये चारों ही लोहे का अयस्क है। अब जो है ये चारों का जो होता है कलर जो होता है अलग अलग होता है। हेमेटाइट के कलर जो होता है कैसा होता है, मैग्नेटाइट के कलर कैसा होता है, इसको सबको मैं बता रहा हूँ। याद रखिएगा, इसको बहुत छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। हेमाटाइट से याद रखिएगा हेड है, हेड। ठीक है। और हेड पर चोट लगेगी तो क्या हो जाएगा? फुट की रेड आपको दिखने लगेगा, ब्लड निकलने लगेगा। मैग्नेटाइट से याद रखना कि मन काला है आपका, क्या है कि आपका नहीं मतलब किसी का भी हो। ठीक है। तो मन काला, ठीक है, मन काला हो गया है। मैग्नेटाइट किस कलर का होता है? काले कलर का होता है। लेमोनाइट से याद रखना लेमू यानी कि नींबू, याद रखना लेमू से नींबू। ठीक है। तो लेमोनाइट, इसको लेमोनाइट जो है यानी लेमोनाइट जो दिखा है इसको नेमोनाइट याद कर लो। तो नेमोनाइट यानी नींबू किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। तो ये लेमोनाइट जो है ये पीले कलर का होता है। सीडेराइट जो होता है ब्राउन कलर यानी भूरा कलर का होता है। सीडेराइट जो है क्या होता है? भूरे कलर का होता है। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है काले कलर का कौन होता है? तो मन काला यानी मैग्नेटाइट जो होता है काले कलर का होता है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जो है जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। उसके बाद से यहाँ तो कोई दिया नहीं है। 16 सितंबर रहता है तो ओजोन दिवस हो जाता है। ठीक है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 22 अप्रैल रहता है तो पृथ्वी दिवस हो जाता है। अप्रैल में 22 तारीख रहता है तो पृथ्वी दिवस हो जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का निर्माण जो है, खनिज का मतलब भारत निर्यात नहीं करता है? तो किसका निर्यात नहीं करता? तो याद रखिएगा गंधक का जो है निर्यात जो है भारत जो है नहीं करता है। किसका निर्यात नहीं करता है? गंधक का निर्यात नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयले का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो है झारखंड के क्षेत्र में कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह में से किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है? मैंगलोर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये वाला जो क्वेश्चन अभी देख रहे थे लोग, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैग्नीज का जो निर्माण होता है इनमें से मैंगलोर से नहीं किया जाता है, जो मैंगलोर कर्नाटक में है, न्यू मैंगलोर। अगला, टैक्सोल को उपयोग होता है। तो टैक्सोल को जो उपयोग होता है ये कैंसर की बीमारी के दूर करने के लिए किया जाता है। एक हिमालयन क्षेत्र में एक हिमालयन यौ नामक पेड़ पाया जाता है जिससे टैक्सोल नामक रसायन निकलता है जो कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 में देश के मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो 2000 में जो मैग्नीज का जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था लगभग 15.5 लाख टन हुआ था। ठीक है। अगला, सबसे अच्छा कोयला कौन से था? देखिए, कोयले के 4 प्रकार है, उसको याद करने की बहुत ही आसान तरीका है AB लिपि। बहुत ही आसान ट्रिक है AB लिपि। ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, AB लिपि। ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और देन उसके बाद होता है पीट होता है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, जिसमें जो कार्बन की मात्रा है ना जो ज़्यादा होती है, और उसी तरह धीरे धीरे जाते जाएंगे तो जो पीट जो होता है सबसे ख़राब क्वालिटी कोयला होता है, और ये जो कोयला होता है इसमें से धुएँ ज़्यादा निकलेंगे। अगला, देश में
मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो मैग्नीज का जो कुल भंडार देखेंगे तो 1670 लाख टन जो है मैग्नीज का कुल भंडार है। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये चैप्टर के जो अभ्यास में जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो किताब के अंदर से चैप्टर के अभ्यास से सारे क्वेश्चन को मैं इसमें ऐड किया हूँ। या आप SCERT की बुक पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे ये अभ्यास के अंदर जो MCQ दिया रहता है उसका भी ये क्वेश्चन है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो जो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है, तो पूरी दुनिया का अगर देखेंगे तो पुराने डाटा के हिसाब से 16% था, जो कि 2001 वाले रिपोर्ट के हिसाब से था। 2011 वाला जो जनसंख्या रिपोर्ट आया उसके हिसाब से जो भारत की जो जनसंख्या थी वो विश्व के हिसाब से 17.5% थी, यानी 17.5%। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है याद रखिएगा। ठीक है, अगला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय, यानी हमेशा वो नया नहीं रहेगा। देखिए, नवीकरणीय मतलब होता है कि हमेशा नया रहेगा, कभी भी पुराना नहीं होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये नहीं खत्म होने वाला है। लेकिन कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीज़ एक न एक दिन समाप्त ही हो जाएगा। हालांकि पेट्रोल तो धीरे धीरे समाप्त भी हो रहा है। तो ये सब क्या है? एक तरह से नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? नवीकरणीय बोल रहा हूँ, अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, यानी कि हमेशा ये नया नहीं रहेंगे। अब ये जैव और अजैव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? जैव मतलब होता है वैसे संसाधन जो जिंदा है, उसको जैव संसाधन बोलेंगे। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये अगर हम इनको संसाधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं और ये प्राकृतिक रूप से जीवित है यानी सजीव है, तो जैव संसाधन कहलाएंगे। और वही जो अजैव हो गया, यानी कि जो मृत रूप से है, निर्जीव रूप से है, जैसे कि पहाड़, नदी, झील, झरना, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अगला, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो याद रखिएगा, असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार, वहीं से एक्चुअली में खनिज तेल का शुरुआत भी हुआ था। अगला, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, बार बार उसका यूज कर सकते हैं। अगला है, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? और ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र जो है कितने किलोमीटर को बोलेंगे? तो याद रखिएगा 200 नॉटिकल मील बोलेंगे, 200 नॉटिकल मील को बोलेंगे। और जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि जो 19.2 किलोमीटर का जो दिया हुआ था राष्ट्रीय संपदा, उसके बाद से लेकर 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को नापेंगे, और इस वाले क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है, इनमें से ताप विद्युत केंद्र कौन सी है? तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण यानी बरौनी जो है, यानी गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार, यानी बिहार के किस क्षेत्र में ताप विद्युत केंद्र है? तो बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो होता है वो अधिक सिंचाई कारण भूमि निम्नीकरण होता है। अब भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, मिट्टी धीरे धीरे बर्बाद होते जा रही है, मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन है वो समाप्त होते जा रहा है। ये अलग अलग जगहों पर अलग कारणों से हो रहा है। जैसे पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्रों में खेती अधिक की जाती है, सिंचाई भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता खत्म होते जा रही है। वन उन्मूलन जो है उड़ीसा वाले क्षेत्रों में जंगलों को ज़्यादा काटने की वजह से वहाँ पर भूमि निम्नीकरण जैसी समस्या देखने के लिए मिल रही है। अति पशुचरण जो है ये राजस्थान वगैरह मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में है ना, अति पशुचरण के कारण भूमि निम्नीकरण हो रही है। ठीक है, तो पंजाब वाले क्षेत्रों में किन कारणों से? अधिक सिंचाई के कारणों से हो रही है। अगला, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था? तो विश्व में कितना था? तो याद रखिएगा 4 अरब हेक्टेयर जो है वन का चूँकि विस्तार था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि का जो है क्या हो गया? क्षरण हो चुका है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने क्या कहते, ये बांध को है ना भारत का मंदिर कहा था, या आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भाखड़ा नंगल परियोजना का किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो याद रखिएगा, ये 7th क्लास में दिया है, 97.3% भाग जो है वो महासागरों में है, जबकि आप ये 10th क्लास की किताब पढ़ेंगे तो 96.5% दिया है। दोनों डाटा का याद रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का शौक केंद्रण बढ़ा है? तो अति जल दोहन से
जो आर्सेनिक का जो है, ये आर्सेनिक जैसे खतरनाक पदार्थों का जो है क्या है, संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा होता है, तो प्राणी के जो शरीर होता है उसमें 65% जो है जल होता है, और वही पेड़ पौधा रहता है तो 90 से 95% जो है जल रहता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, जो प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम के साथ जो है ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो बिहार की जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना ये है सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सी, सोन नदी घाटी परियोजना। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर विद्युत गिरी है, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो 2001 के समय में 19.27% जो भागों में जो है वन का विस्तार था। अगला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में किया गया, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में वनों को बांटा गया है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर यानी मोर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो घड़ियाल जो होता है, डॉल्फिन जो होता है, व्हेल जो और कछुआ, इनमें से कौन सा जो जीव है जो कि सिर्फ भारत पाया जाता है, तो डॉल्फिन जो है ये भारत में सिर्फ पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा देश है जहाँ घड़ियाल और मगरमच्छ एक साथ पाए जाते हैं, तो वो भारत ही है, जहाँ पर घड़ियाल भी और मगरमच्छ भी दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन लौह का एक प्रकार है, तो लोहा का प्रकार जिसमें से कौन से है, तो अभी जस्ट बताया, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लोमोनाइट। तो इसमें से हेमेटाइट जो है क्या है, लोहे का अयस्क है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क के उत्पादन करता है, तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का लगभग 30% जो है लोहा का उत्पादन करता है। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 1 टन अगर स्टील बनाना हो तो कितना मैग्नीज उसमें डालेंगे, तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम जो है 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा तारापुर में पहली बार जो है भारत का परमाणु स्थल जो है वहाँ पर स्थापित किया गया था पहली बार, जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय यानी समाप्त हो जाएगा कि नहीं एक दिन, तो वो है कोयला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कोयला अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है कितना वर्ष पहले हुआ था, तो याद रखिए गोंडवाना समूह का बहुत पुराना कोयला है, ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व है। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व है गोंडवाना समूह का कोयला। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो तेल शोधक कारखाना है मुंबई हाई, इसीलिए प्रसिद्ध है। अगला चैप्टर नंबर 2, पहला इकाई कंप्लीट हो गया। दूसरी इकाई में आते हैं, कृषि में देखते हैं लोग। दूसरी इकाई का पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल जो है कौन सा है, तो चावल जो है खरीफ फसल है। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, ख से खरीफ, ख से खिचड़ी होता है। ठीक है, तो खिचड़ी जो बनता है वो चावल से बनता है। ठीक है, एटलीस्ट इतना याद रखिएगा, जो खरीफ फसल जो होता है वो क्या होता है, वो चावल होता है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो र से रबी, र से रोटी जो है, रोटी किससे बनेगा, रबी फसल यानी गेहूं से बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वो है मध्य प्रदेश में। अभी जस्ट पढ़े लो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य जो आगे है, तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है वो आगे है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो सबसे आगे है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है, इस ऑप्शन के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश जो है आगे है। ठीक है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो याद रखिएगा चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन से है, तो शीतकालीन जो फसल है, यानी ठंडी के दिन में होने वाली जो फसल है वो हो जाएगा गेहूं, जो हो जाएगा शीतकालीन फसल है। निम्नलिखित में से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है, तो चाय उत्पादन करने में असम जो है 1 नंबर पे है। जबकि याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध चाय जो है वो दार्जिलिंग की हेम्पी घाटी से पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चाय असम से होता है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कहवा का जो उत्पादन होता है यानी कहवा यानी कॉफ़ी का, तो वो होता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है।
महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र याद रखिएगा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत की कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक के जो आगे है? तो उत्तर भारत का जो है वो है उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में 1 नंबर है, और पूरे भारत में भी गन्ना उत्पादन में 1 नंबर में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक जो गन्ना उत्पन्न करने वाला है वो है महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में देखा जाएगा तो महाराष्ट्र जो है गन्ना उत्पादन में आ गया है। वही उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश था। भारत की कितनी आबादी जो है कृषि कार्य में जोड़ी है? तो 2/3 जो है, यानी लगभग 2/3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, डिवाइड कीजिएगा, तो उसके बाद आपको आ जाएगा लगभग 66.6, यानी कि लगभग जो है 66% जो है वो, यानी 66% जो है लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अगला, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कृषि को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो नहीं है। जनसंख्या जो है कृषि को प्रभावित नहीं करता है। नमी, तापमान और मृदा, ये सारी चीज़ें जो है कृषि को प्रभावित करेगा। पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? तो पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम जो है तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस जो होना चाहिए। कितना डिग्री? 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रबड़ की खेती के लिए, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो एक्चुअली रबड़ की खेती बहुत सारे राज्यों में की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है केरल में किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि जो होता है वो पूर्वोत्तर राज्यों में जाइएगा तो उसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। खील जो होता है ये हिमालयन क्षेत्र में कहा जाता है। खील किन क्षेत्र में कहा जाता है? हिमालयन क्षेत्र में कहा जाता है। यहीं पर देखेंगे दीपा जो है वो दीपा कहा जाता है आपको। ये झूम खेती का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। दीपा को जो कहा जाता है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश से कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि बस्तर वगैरह में कहा जाता है दीपा कहा जाता है। खील भी जो है ये हिमालयन क्षेत्र में कहा जाता है। झूम तो पूर्वोत्तर भारत में कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह जो अलग अलग क्षेत्रों पर झूम खेती का जो है अलग अलग नाम है। दहिया भी देखा जाएगा तो ये भी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ही कहा जाता है दहिया, लेकिन ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कहा जाता है। उसी तरह आता है कुमारी। कुमारी भी जो है ये कुमारी जो है आपका केरल साइड में झूम खेती को नाम है कुमारी, ठीक है। विश्व में भी बहुत सारा आता है, जैसे पोडू आता है भारत का ही, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे नाम है झूम खेती का अलग अलग जगहों पर। इसका एक लिस्ट टोटल दिया हुआ है, उसको मैं पूरा लिस्ट ही मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में कंप्लीट कराया हुआ है कि किस क्षेत्र में कौन सी खेती कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अगले क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में देखेंगे तो हो जाएगा कुरुआ, हो जाएगा कुरुआ जो है ये झारखंड में होता है। कुमारी जो होता है ये केरल में होता है। पोडू जो होता है आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। ये सारे कृषि जो होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो कितना हेक्टेयर है? जो वो 14 करोड़ हेक्टेयर जो है शुद्ध बोई गई भूमि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है? मतलब कितने % जमीन में जो है खेती की जाती है कृषि योग्य? वो 84% जो भूमि है वो कृषि लायक भूमि है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो जो गेहूँ जो है वो खरीफ फसल नहीं है, चूँकि गेहूँ जो है वो रबी फसल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो रबी फसल नहीं है, मकई जो है खरीफ फसल है। इनमें से कौन धान की फसल नहीं है? यानी कि सिंपल समझिए, धान की फसल यानी खरीफ फसल नहीं है। तो धान की फसल नहीं है वो है, और नहीं, धान की प्रजाति नहीं है, फसल नहीं है। एक्चुअली में धान की अन्य 3 नाम है, ये प्रजातियां है धान की फसल की। इसको बोला जाता है अमन, औस, बोरो बोला जाता है, सुमन नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टीआरई में भी, याद रखिएगा कि धान की अन्य प्रजातियां कौन सी है? तो अमन है, आस है, बोरो है, लेकिन सुमन जो है धान की कोई फसल का नाम नहीं है। अगला, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक के भूमि किस राज्य में, यानी किस राज्य में धान की फसल सबसे ज़्यादा होती है? तो याद रखिएगा धान की खेती के लिए के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में जो है धान की खेती जो है सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन पूछ रहे हैं क्वेश्चन, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत जो है सर्वाधिक भूमि जो है वो है केरल में, ज़्यादातर क्षेत्र में, मतलब कि केरल का जो भी क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में वो धान की खेती करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। धान की प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है और धान के हिसाब से देखेंगे तो वो होता है आपका पंजाब में
प्रति हेक्टेयर के मामले में, यानी ज़मीन कम है ज़्यादा वहाँ धान की फसल उगती है, तो वो है पंजाब है। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो ज्वार जो होता है वो आपका महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्रों में ज़्यादा होती है ज्वार वगैरह, ठीक है। बाजरा के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान है राज्य? तो बाजरा में गुजरात है। ज्वार में महाराष्ट्र और बाजरा में गुजरात जो है 1 नंबर पे है। इनमें से कौन निर्वहन कृषि उपज नहीं है? निर्वहन कृषि उपज नहीं है तो इनमें से कौन हो जाएगा? गन्ना जो है निर्वहन कृषि नहीं है। निर्वहन मतलब होता है जीने योग्य खेती करना, तो गन्ना जो है बेचने के लिए खेती की जाती है, यानी बिजनेस हेतु किया जाता है, तो गन्ना निर्वहन योग्य कृषि नहीं है। अगला, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस से फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है? तो जो स्थानांतरित कृषि होता है इसके अंतर्गत किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा वो है कपास का जो है स्थानांतरित कृषि नहीं किया जा सकता है। मतलब जगह बदल बदल कर नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह वो उगता भी नहीं है। वो कपास काली मिट्टी में सिर्फ उगता है। तेल उत्पादन में भारत विश्व का कौन से स्थान है? तो तेल के उत्पादन में भारत जो है 1 नंबर पे है, पहले नंबर पे। कौन से स्थान है? पहले नंबर पर तेल उत्पादन में भारत। अगला है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो मूंगफली जो होता है ये गुजरात में जो होता है सबसे अधिक होता है। याद रखिए गुजरात में सबसे अधिक होता है मूंगफली। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नारियल प्रदेश है वो है केरल, जो है नारियल प्रसिद्ध कहा जाता है, वहाँ पर नारियल ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वो किसे, जो गर्मी के दिन में जो बारिश होती है वो धान की फसल के लिए उपयुक्त होता है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब जो है वो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मड़ुआ के नाम पर, है ना, मड़ुआ का नाम पर जाना जाता है। तो याद रखिए कि नाम में बहुत ही चेंजिंग है। तो मड़ुआ को रागी या बिहार में रागी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, यानी दाल नहीं है? चना, अरहर, बाजरा, मसूर। इसमें से दाल जो नहीं है वो है बाजरा, जो है दाल नहीं है। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय जो है ये रोपण कृषि फसल है। कौन सी फसल है? रोपण जो है कृषि फसल है चाय। अरेबिया और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो अरेबिया जो रोबस्टा जो है ये कहवा का जो है फसल के प्रकार है, अरेबिया और रोबस्टा। असम में चाय के कितने बागान हैं? तो असम में जो चाय के बागान देखेंगे वो 750 चाय के बागान है। कितने बागान भैया? 750 चाय के बागान है। कपास के उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? तो कपास का जो उत्पादन होता है उसमें एक गांठ लगाया जाता है, उस गांठ का किलोग्राम जो होता है 170 किलोग्राम का होता है। कितने किलोग्राम का? 170 किलोग्राम का। अगला है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का जो जूट क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को जूट क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो पाला रहित होना चाहिए कपास की खेती के लिए 210 दिन कम से कम जो है आपका पाला रहित दिन होना चाहिए। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में आगे है? तो आंध्र प्रदेश जो है ये तंबाकू के उत्पादन में सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश किसके उत्पादन में आगे है? तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे है। बिहार का कौन सा क्षेत्र है तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए बिहार का सरिस्का जो क्षेत्र है वो तंबाकू उत्पादन सबसे आगे। लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन में देखा जाएगा तो वो हो जाएगा समस्तीपुर जो है सबसे आगे है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया क्षेत्र, मतलब उसको बोला जाता है सरिस्का क्षेत्र, जहाँ पर तंबाकू की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। अगला, इनमें से कौन सिल्क कि किस में नहीं है? तो सिल्क का जो प्रकार नहीं है तो वो कौन सा है? तो केसर जो है सिल्क का प्रकार नहीं है। बाकी मलबरी, मूंगा, ईरी ये सब सिल्क एंड रेशम के प्रकार है। अगला है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। यानी दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन जहाँ होती है महाराष्ट्र होती है। गन्ना अनुसंधानशीला किस शहर में है? तो गन्ना अनुसंधानशीला जो है वो आपका कोयम्बटूर में है। कहाँ पे है भैया? तो कोयम्बटूर में है। अगला है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशीला कहाँ स्थापित है? तो ये जो है ये हो जाएगा लखनऊ में स्थापित है गन्ना का केंद्रीय अनुसंधानशीला। अगला क्वेश्चन है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो जनसंख्या नहीं है। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु में जो बारिश के दिन में होती है उस फसल को क्या कहते हैं? तो उस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति से जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा
वो पढ़ा धान पर पढ़ा, ठीक नहीं सॉरी गेहूं पर पढ़ा था एक्चुअली में कहाँ पढ़ा था, गेहूं पर पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दाल किसका एक प्रमुख स्रोत है, तो दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनानास उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है, तो अनानास उत्पादन में मेघालय जो है सबसे आगे है। अगला है धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है, तो धान का वार्षिक उत्पादन में देश में जो है 9 करोड़ टन है। धान का वार्षिक उत्पादन कितना है, तो 9 करोड़ टन है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है, तो देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है 1990 किलोग्राम है। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होती है, तो धान की खेती के लिए जो बारिश चाहिए वो अधिक बारिश चाहिए, तो यानी 100 से 200 सेंटीमीटर जो हो सकता है धान की खेती के लिए। गेहूं का वार्षिक उत्पादन क्षेत्र में कितना है, तो गेहूं में वार्षिक उत्पादन देखेंगे तो 7 करोड़ टन के ऊपर है। अगला है देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है, तो कपास में वार्षिक उत्पादन जो है वो 185 लाख है। अगला है गेहूं में देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो है 2800 किलोग्राम है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, तो याद रखिएगा 2750 किलोग्राम है, ठीक है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी है, तो कॉफ़ी के पौधे की जो ऊंचाई है 3 से 6 मीटर होती है कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई। अगला है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो आदर्श तापमान जो है 21 से 26 से डिग्री सेल्सियस। अगला जो क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। जो 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको शुष्क कृषि कहा जाता है, वही 75 से ऊपर रहेगा तो आर्द्र कृषि कहा जाएगा। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है, तो गन्ने की खेती के लिए तापमान जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान आदर्श माना जाता है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो भारत का क्यूबा जो है उसे गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, यानी चीनी वाला जो चीन के जो किस्म की जो चाय है उसको कहा जाता है बोही चाय को चीनी किस्म के यानी चाइना किस्म के, एक्चुअली सही से बोला जाए तो चाइना किस्म की जो चाय है वो है बोही चाय, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सबसे सर्वोत्तम पाया जाता है, तो जो दार्जिलिंग का जो चाय है हेम्पी घाटी का वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चाय होता है। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीड़े का पालन जो है ये सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखिए कौन सा कल्चर, सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, तो जो झूम खेती होती है या स्थानांतरित कृषि होती है उसी को कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। अगला भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधारित किया, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो है कृषि है, ठीक है। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है, तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। अगला आते हैं तीसरे नंबर चैप्टर में। देखिए प्रत्येक चैप्टर से 70 से 80 क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग लगभग 6 चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे, 5 या 6 चैप्टर है, उसमें अमूमन जो है बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चनों को करने वाले हैं लोग। लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आज के टॉपिक में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है तीसरे नंबर चैप्टर का, यानी तीसरी इकाई का, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो सबसे पहले जो लगाया गया तो वो लगा था टिस्को, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है ये जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया था। झारखंड के साकची नामक स्थान में इसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो जो सीमेंट जो है ये खेती नहीं होता है जबकि इसका फैक्ट्री लगा रहता है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी कि डायरेक्ट हम उसको यूज करते हैं, वह है चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। चीनी जो है डायरेक्ट हम अपने कार्य में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, छोटा पैमाने का जो उद्योग हो जाएगा वो हो जाएगा खिलौना उद्योग जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है, ठीक है।
अगला, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, यानी कि भोपाल जो त्रासदी हुई थी 3-4 दिसंबर कहा जाता है, भोपाल त्रासदी 1984 में जो हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये इस गैस का जो है ज़्यादा रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक के प्रदेश का केंद्र जो है, हुगली यानी कि हाँ है तो कोलकाता साइड में हो जाएगा, तो कोलकाता और रिसड़ा नामक औद्योगिक क्षेत्र है। और ये क्वेश्चन पूछा भी था कि कोलकाता में जो है जो फैक्ट्री लगाई गई थी वह कहाँ पर लगाई गई थी, तो रिसड़ा नामक जगह पर लगाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यानी कि कौन से उद्योग जो है जो सर्वाधिक क्षेत्र का जो उद्योग होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र में हो जाएगा, तो बोकारो लोहा इस्पात केंद्र जो है ये सार्वजनिक है, ठीक है। सार्वजनिक मतलब जिसमें सरकार और आम जनता मतलब जो दोनों की भागीदारी होती है। उसका देखेंगे, पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना, सूती मिल की मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि मुंबई में क्यों स्थापित की गई, क्योंकि यहाँ पर पतन था यानी बंदरगाह था, यहाँ पर कपास का भी उत्पादन होता था, मुंबई में पूंजी की भी उपलब्धता थी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंदरी कहाँ स्थित है, जो सिंदरी जो है ये झारखंड में स्थित है। सिंदरी कहाँ भी है, झारखंड में स्थित है। अगला, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा था, चीनी उत्पादन में देखेंगे सबसे आगे जो है वो है उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में आगे था, सूती वस्त्र उत्पादन में जो आगे है वो है कानपुर है, ठीक है। अगला, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो इस्पात केंद्र जो है वो समुद्र के जो निकट है वो कौन से इस्पात केंद्र हो जाएगा, समुद्र के निकट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भद्रावती। जो इस्पात केंद्र है वो समुद्र के निकट में है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो बॉक्साइट का जो उपयोग है ये एल्युमिनियम को बनाने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम का ही अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है। अगला है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता था, जो चूना पत्थर का जो उपयोग है ये सीमेंट उद्योग में ज़्यादातर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, तो भारत में जूट के जो कारखाने हैं वो 11 कारखाने हैं, जूट के कारखाने, ठीक है। नहीं 11 नहीं होगा, ज़्यादा ही होना चाहिए। 77 कारखाने हैं भारत में जूट के, ठीक है, याद रखिएगा 77 कारखाने हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 77 ही कारखाने हैं। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो एक खरगोश है, इसके रोए से ऊन निकाला जाता है और उस ऊन से मतलब ऊनी कपड़ा बनाया जाता है, तो ये अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन जो है किस जानवर से होता है, तो पश्मीना जो है एक भेड़ है, इसको बकरी भी कभी कभी कहा जाता है, भेड़ या बकरी, पश्मीना ऊन, जिसके रोए से पश्मीना ऊन निकाला जाता है। अगला है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था कहाँ पर, याद रखिए घाटशिला में तांबे को जो है गलाने का किया गया था, ठीक है। अगला है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है, तो ये जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है ये एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। अगला है, भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो इलेक्ट्रॉनिक नगरों की राजधानी जो हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेंगलुरु किस राज्य में है, तो बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु तो किसकी राजधानी भी है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। भारत में पहला उर्वरक षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो उर्वरक का जो षड्यंत्र है वो रानीखेत में स्थापना किया गया था। कहाँ पर भैया, तो रानीखेत में, याद रखिएगा। अगला जो है ऑप्शन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो है ये बेंगलुरु में स्थापित है। नेक्स्ट है, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दम घोटू जो गैस होता है वो होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन सा होता है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, एक्चुअली में हमारे शरीर में जो मौजूद RBC के अंदर हेमोग्लोबिन जो मौजूद होता है वो हेमोग्लोबिन जो होता है फेफड़े से ऑक्सीजन के लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। और जब हम बाहर जब कच्ची लकड़ी जलती है ना, कच्चा लकड़ी वगैरह जलती है गाड़ियों के धुएं में जो रहता है वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है। उस स्थिति में जब हम सांस लेते रहते हैं तो श्वास के अंदर में फेफड़े में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पहुंचती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब फेफड़े में जाता है तो हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाने लगता है। क्योंकि जब ये ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है शरीर में तो दम घुटने लगता है, इसी को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। सेलम किस राज्य में है, तो सेलम जो है ये तमिलनाडु में है। याद रखिएगा सेलम जो है कहाँ भैया, तमिलनाडु में है। भोपाल जो है त्रासदी किस वर्ष हुआ था, तो भोपाल त्रासदी है 1984 में हुआ था, 3-4 दिसंबर की रात में हुआ था।
इनमें से कौन उद्योग की स्थिति का प्रभावकारी नहीं है? तो उद्योग की स्थिति का जो प्रभावकारी नहीं है वो जनसंख्या जो है उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या हो जाएगा। अगला, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में भी जस्ट बताया कि टिस्को की स्थापना हुआ था, टिस्को जमशेदजी टाटा द्वारा। भारत में कॉटन पॉलिस किस नगर को कहा जाता है? तो जो कॉटन पॉलिस नगर है उस किसे कहा जाता है? तो चेन्नई को कॉटन पॉलिस नगर कहा जाता है। ठीक है। गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी निकलती है? तो 10 टन में से जो चीनी जो निकलेगी वो याद रखिएगा 1 टन चीनी निकलेगी, याद रखिएगा 1 टन निकलेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो डी दिया है, इसको बी कर लीजिएगा। ठीक है। 10 टन से 1 टन निकलता है, मतलब यहाँ ये गलत है। 10 टन से क्या निकलता है? 1 टन निकलता है। आपको SCERT की जो किताब पढ़ा रहा था तो साइड में ही बॉक्स में ही लिखा हुआ था कि 10 टन में से 1 टन निकलेगा। जब मैं समझाया भी था कि 10 किलो चीनी लेके जाइएगा, मतलब गन्ना लेके जाइएगा, 10 किलो किसी को गन्ना दे रहा है तो वो 1 किलो चीनी आपको दे देगा। ठीक है, यानी 10 का रेशियो 1 रहता है। रेडीमेड वस्त्र पार्क का स्थापना कहाँ की गई? तो रेडीमेड वस्त्र पार्क का जो स्थापना जो है वो सुखो माजरी गांव में किया गया है। ठीक है, रेडीमेड वस्त्र पार्क। अगला, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? जो कच्चे माल पर आधारित नहीं है वो कौन सा उद्योग है? तो याद रखिएगा वो है फुटलूज उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आधारित नहीं है। अगला है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर जो है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किस कागज के लिए? अखबारी कागज की। भद्रावती निम्न में से कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में जो है रासायनिक खाद का जो है उद्योग जो है स्थापित है। कौन सा उद्योग? रासायनिक खाद का। इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? जो छोटे पैमाने का जो उद्योग है वो है गुड़ उद्योग, यानी मीठा जो उद्योग है वो छोटे पैमाने का उद्योग है, गुड़ उद्योग जिसे बोलते हैं। ठीक है। जूट उद्योग में सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग में सबसे अधिक अगर कारखाना देखा जाएगा तो वो कहाँ मिलेगा? तो जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, और पश्चिम बंगाल के पास में जो नदी हो जाएगी वो हो जाएगी महानदी के आसपास में जो है जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है, चूँकि महानदी जो है उड़ीसा में है। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकता मिले हैं? तो चीनी के जो अधिकता जो है वो पटना वाले क्षेत्रों में। बिहार राज्य किस क्षेत्र में चीनी की अभिक्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? तो चीनी की जो अधिकतर मिलें हैं वो हो जाना चाहिए आपका पटना, नहीं सिवान और चंपारण होना चाहिए। सिवान और चंपारण में जो है चीनी की ज़्यादा मिले, इसको भी ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। पटना में चीनी मिले नहीं है, सिवान और चंपारण में पटना चीनी मिले है जो ज़्यादा है। ठीक है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है वो है सीमेंट उद्योग नहीं है। ठीक है। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है। अगला जो है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो महाराष्ट्र का चीनी उद्योग हो गया, गुजरात का अमूल उद्योग हो गया, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा ये जो आते हैं निजी उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के कारखाने जो है नहीं है। अगला है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो किस कारण स्थापित हुई थी? बंदरगाह की सुविधा थी, कपास का निकटतम था, इनमें से सभी हो जाएगा, इन सभी कारणों के कारण उपस्थित थी। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार जो है ये बसबेरिया और बिरला नगर के जो विस्तार है कहाँ है? बसबेरिया और बिरला नगर में। ठीक है। अगला देखेंगे 44 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है? तो सार्वजनिक जो कारखाना है वो कौन कौन सा है इसके अंतर्गत में? तो याद रखिएगा वो है बोकारो लौह इस्पात निर्यात जो है ये सार्वजनिक, अभी जस्ट पढ़े लो, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग होता है। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस हुई थी भोपाल त्रासदी में। अगला, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? तो ये हुआ था सूती वस्त्र उद्योगों से। अब आते हैं चौथा नंबर चैप्टर में, इसको कंप्लीट करते हैं लोग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है, तो याद रखिएगा चेन्नई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है वो देखिएगा तो दिल्ली टू यहाँ पर मुंबई टू आपका आता है
चेन्नई, चेन्नई से यहाँ फिर से देखेंगे दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कलकत्ता, कलकत्ता से अगेन दिल्ली। इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग चेन्नई से होकर गुजरता है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो सर्वाधिक विदेशी मार्ग जो होता है वो समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग नहीं, समुद्री मार्ग से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? तो महाराष्ट्र में पक्की सड़कें ज़्यादा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो सड़कों को जो है 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। भारत का कुल कितने डाक के क्षेत्र में बांटा गया? तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया? तो याद रखिएगा, भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कुल कितने डाक क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। और इस बार के एस्टेट वाले एग्जामों में आप लोगों के क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया था? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का जो पोस्टल जो नंबर होता है वो 6 नंबर को होता है, ठीक है। आपका जो पोस्टल नंबर कितना है आप सभी बताइएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में जो आर्थिक क्षेत्र जो है वो कितने विकसित है? 10 आर्थिक क्षेत्र जो है वो विकसित है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1.46 लाख किलोमीटर जो थी स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय सड़कों की कुल लंबाई थी। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का पश्चिमी पूर्वी गलियारा तो है ही, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग, स्वर्णिम त्रिभुज नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है किससे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। स्वर्णिम त्रिभुज है नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा सही आपका। भारत के किस से शहरों में पेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो पेट्रो बोल रहा हूँ, मेट्रो रेल सेवा जो है उपलब्ध है वो हो जाएगा कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था? तो इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम जो है 2005 में दिया गया था। हालांकि अब जो है इसको तो बेच दिया गया है। एन्नौर पतन किस राज्य में? तो एन्नौर जो पतन है ये तमिलनाडु में। कहाँ भैया? तमिलनाडु में एन्नौर पतन है। अगला फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा जो है ये है पश्चिम बंगाल में। फाल्टा क्या है? ये पश्चिम बंगाल में। अगला भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1996 में किया गया था, 1986 में किया गया था, ठीक है, करेक्शन कीजिएगा। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ जो है ये 1959 में किया गया था, देश में दूरदर्शन का कार्यक्रम। अगला है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? ये 1957 में कर दिया गया था। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, डाक क्षेत्रों की जो कुल संख्या वो है 8 है डाक क्षेत्रों की संख्या। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1986 में अस्तित्व में आया था जल प्राधिकरण। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो भारत में जो आकाशवाणी जो केंद्र है ये 200 आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब आरंभ हुआ था? जो टेलीफोन सेवाएं जो है ये आरंभ हुआ था 1881 में टेलीफोन सेवाएं आरंभ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी था, ये सिर्फ डलहौजी कहा जा सकता है, डलहौजी के शासनकाल में। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबलपुर में, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है कौन सी है? तो दिल्ली टू कलकत्ता जो है NH2 है। कौन सी हो जाएगी? NH2 है जो दिल्ली टू कलकत्ता है, याद रखिएगा, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, चूँकि NH2 से लेकर NH1 और NH1A भी इसमें सम्मिलित रूप से शामिल है। अगला जो है इनमें से कौन परिवहन का मार्ग जो है नहीं है? तो आकाश जो है ये परिवहन का मार्ग नहीं है, वायु जल और ये सड़क जो है ये परिवहन का मार्ग होता है। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा जगह जो है लेह लद्दाख जो है ये सबसे ऊंचा जगह है, तो सबसे ऊंची सड़क भी वहीं पर देखने के लिए मिलती है। अगला है पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस शहर में है? तो पक्की सड़कों की जो सबसे अधिक लंबाई जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल सकता है सबसे अधिक। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो नागपुर सड़क योजना जो है ये जो बनी हुई थी, तो याद रखिएगा ये बनी थी आपको 1943 में बनी थी। अगला है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है 238 है, ठीक है, 228 है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, ठीक है। देश में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बनारसी से किस स्थान तक जाती है? तो बनारसी टू कन्याकुमारी जाती है और सबसे लंबी राजमार्ग भी है।
किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो याद रखिए किस राज्य में सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश में जो है राज्य की राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। भारत में रेल परिसंचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल परिसंचालन की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी जो था उसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, हिम सागर एक्सप्रेस जो है कन्याकुमारी टू कहाँ जाती है? तो कन्याकुमारी टू जम्मू तावी तक जाती है, कन्याकुमारी टू जम्मू तावी तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मार्ग को कितने गेजों में बांटा गया? तो भारतीय रेल मार्गों को 3 गेजों में बांटा गया। याद रखिए कितने गेजों में बांटा गया? 3 गेजों में बांटा गया है। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा हुआ था? कितने जोन में बटा है? तो याद रखिएगा 16 जोनों में बटा हुआ भारतीय रेल मार्ग। कितने जोनों में? 16 जोनों में बटा हुआ है। उसके बाद है पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय कहाँ है? और पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय जो है हाजीपुर पर है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है, और ये सब अभ्यास से क्वेश्चन है, किताब के अंदर से क्वेश्चन है। टोटल ये क्वेश्चन ही आए हुए हैं आपके एग्जाम में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है, सॉरी यहाँ पूर्वोत्तर लिखा हुआ था, मैं हाजीपुर नहीं होगा, पूर्वोत्तर तो आपका गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे जो है ये हाजीपुर में है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे जो है ये हाजीपुर अपना बिहार का, और पूर्वोत्तर जो है वो गोरखपुर का है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय देखेंगे तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ये जो है कोलकाता में। तो इसका पहले जो है ये आपका हाजीपुर वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पूर्वोत्तर रेलवे पूछ सकता है, जो कि गोरखपुर है पूर्वोत्तर रेलवे वाला, ये पूछ सकता है। या आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जो है ये भी पूछ सकता है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो याद रखिए कोलकाता में है। देखिए जो किताबों में दिया रहता है ना, वो मोस्टली चांस रहता है पूछने का। अगला है, भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे स्टेशन की जो संख्या है वो 6909 है, चूँकि ये वर्तमान में इसी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है, अब उत्तर और पश्चिम देखेंगे, यानी कि नॉर्थ और इधर वेस्ट में, तो इधर चल जाएगा जयपुर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आपको अगर भारत का मैप याद रहेगा तो कुछ चीज़ें खुद से भी पकड़ सकते हैं। अगला है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन में किस से पदार्थ का परिवहन होता है? तो पाइपलाइनों में पेट्रोल का जो है परिवहन होता है। किसका होता है? पेट्रोल का परिवहन होता है। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हावड़ा और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट के पास स्थित है। किस नदी के तट के पास? हुगली नदी के पास में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो ये है गंगा नदी पर विकसित है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी तक है। सदिया टू कहाँ तक है? धुबरी तक है। सदिया टू धुबरी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। सदिया तो डुबरी जो असम में है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप जो हो जाएगा ये उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1953 में किया गया था, लेकिन अब जो है इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, यानी कि प्राइवेट कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो मुंबई पतन जो है इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पतन रख दिया गया। अगला है, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो भारत के कितने देशों के साथ है? तो लगभग 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। अगला है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो भारत का जो समुद्री तट है वो 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर जो है भारत का तटीय सीमा क्षेत्र है। देश में बृहद पतनों की कुल लंबाई यानी बड़े बड़े पतन जो है वो कितने हैं? तो 12 जो है बड़े बड़े पतन है। कांडला पतन किस राज्य में है? तो कांडला जो है गुजरात में है। कहाँ है ये? गुजरात में। नुआसवा पतन किस राज्य में? तो नुआसवा याद रखिएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। मर्मुगांव पतन जो है ये हो जाएगा गोवा में हो जाएगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? तो मार्ग से जो होता है वो जल मार्ग से जो होता है, सफर मार्ग से होता है, वो 95% जो है सामान जो है ये मार्ग द्वारा ही जाता है। हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन में किस पदार्थ का परिवहन होता है? किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो याद रखिएगा गैस का परिवहन किया जाता है। अब नागपुर सड़क योजना के सड़क की भारत की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो याद रखिएगा भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है।
देश की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश की सड़कों की लंबाई जो है 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देखेंगे तो 66,590 किलोमीटर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है उसकी लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आ सकता है एग्जाम में आपको, ठीक है। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में रेल मार्ग की लंबाई जो है वो है 63,327 किलोमीटर है। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? तो याद रखिएगा, पहली रेलगाड़ी जो है मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर की दूरी तय की हुई थी। देश के नौकायान योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई जो है वो कितनी? तो 14,500 जो लंबाई जो है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो ये लद्दाख में हो जाएगा। मनाली से लेह तक होता है, तो लद्दाख की राजधानी लेह में है। मनाली टू लेह जो है ये सबसे ऊंची सड़क है। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक जो रोड है वो NH1 और 2 को दोनों सम्मिलित रूप से है। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो पर्वतीय भाग में संकरी रेल मार्ग बनाए गए। संकरी यानी पतली रेल मार्ग बनाए गए। इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो सड़कों का जो वर्ग नहीं है वो है स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग जो है, ये सड़कों का वर्ग नहीं है, चतुर्भुज महामार्ग। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी जो दूरी तय करता है वो है हिमसागर एक्सप्रेस। इलाहाबाद में किस रेल जोन का मुख्यालय है? तो इलाहाबाद में जो है उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय है। हुगली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो हुगली में जो देखेंगे तो वो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। पश्चिमी तट में पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो पश्चिमी तट पर देखेंगे तो केरल में राजकीय जलमार्ग संख्या 3 है। कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है? भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत के पहले समाचार पत्र का नाम जो है बंगाल गजट है। निम्नलिखित में से किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? तो किस में दी जा रही है? कोलकाता और दिल्ली में। अब अगला यानी कि लास्ट चैप्टर आ गया बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ये चैप्टर हो गया लास्ट, इसको कंप्लीट करते हैं लोग। इस तरह हम लोग का 10th क्लास हो जाएगा कंप्लीट MCQ। और इसके बाद हम लोग जो है अगला वीडियो जो लाया जाएगा जिसमें आप लोग को पूर्वावलोकन से मैं पूरा ही BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, घटना चक्र करा दूंगा। उसी तरह इतिहास भी है, शुरू हो जाएगा। आज कोशिश करता हूँ नाइट से इतिहास भी शुरू कर देने के लिए। पहला क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड। बिहार में कुल कितने अधिसूचित है? देखिए यहाँ सब छूट गया, तो कल नहीं, कुल अधिसूचित है, ठीक है। तो कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो लगभग 6,374 किलोमीटर में विस्तार है। बिहार के नहरों द्वारा अधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो रोहतास में होता है सबसे ज़्यादा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो नहरों द्वारा सिंचाई जो है रोहतास में किया जाता है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो याद रखिएगा बिहार के 80% क्षेत्र में खेती किया जाता है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में? तो जो खेती जो है इसमें ऑप्शन के हिसाब से दिया है, ऑप्शन नंबर B दिया है कि 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। तो याद रखिएगा 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। 80% जनता जो है इसमें इन्वॉल्व है, ये चीज़ें है, ठीक है। 80% जनता जो है खेती में इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। बिहार के जूट उत्पादन में जो है क्या हो रही है? गिरावट होते जा रही है। क्या हो रही है? गिरावट होते जा रही है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये पटना जो जू है, चिड़ियाघर है, उसको संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 1955 में कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था, जो कि नेपाल और बिहार सरकार दोनों द्वारा मिलकर चलाया जाता है। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कई बार बताया हूँ, साइबेरियन पक्षी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनमें कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? तो गन्ना उत्पादन जो है वो रोहतास में नहीं होता है। एक्चुअली रोहतास में गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो तंबाकू उत्पादन जो क्षेत्र है वो गंगा का दियारा क्षेत्र, जिसको सरिस्का क्षेत्र भी कहा गया है, जहाँ तंबाकू जो है काफ़ी ज़्यादा कड़क पाया जाता है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो कुशेश्वर जो है दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान जो है कहाँ है? दरभंगा में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक परियोजना जो है ये वाल्मीकि नगर जो है, गंडक परियोजना वहाँ पर है वाल्मीकि नगर में। और ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, चंपारण से एक नहीं क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में आना हुआ है।
राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो राज्य की जो 80% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन देखेंगे तो यहाँ पर नलकूप है, नलकूपों द्वारा किया जाता है। कोसी परियोजना किस स्थान पर बराज बनाया गया? तो कोसी की परियोजना जो है किस स्थान पर बराज बनाया गया? मतलब बराज जो है बनाया गया वो हनुमान नगर नेपाल में बनाया गया है। अगला जो है बिहार के जलों की कुल संख्या कितनी है? नहीं, बिहार के जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38 जिले हैं। 38वां जिला है जो सबसे नया जिला वो है अरवल, याद रखिएगा, जो जहानाबाद से कट के अलग हट के बना हुआ है। सासाराम में सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? तो ये रोहतास का मुख्यालय। और सासाराम जो है ये शेरशाह सूरी के मकबरा के लिए फेमस है। सबसे कम वर्षा का जिला कौन था? सबसे कम जो बारिश होती है वो होता है बक्सर में, सबसे कम बारिश होती है, याद रखिएगा। और सबसे पहले जो बारिश होती है वो किशनगंज में, या सर्वाधिक बारिश भी होती है। पूर्णिया जो पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे है। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार की जो शोक नदी कहलाती है वो कोसी नदी कहलाती है, जो कि सप्तकोशी की नेपाल से निकलती है। जगह का नाम है हनुमानगढ़, वहाँ से निकलती है, सुपौल में प्रवेश करती है और कुरुशेला से होते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? पटना टू लखीसराय का जो निम्न क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए उसको जल्ला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। पटना से लखीसराय तक का निम्न जो क्षेत्र है उसको जल्ला क्षेत्र कहा जाता है। इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं होती है? तो जो नदी दक्षिण बिहार की होगी उसमें सालों भर पानी नहीं होगा, जैसे कि यहाँ गंडक, बागमती, महानंदा, ये सारी नदियाँ जो है ये उत्तर बिहार की नदियाँ, तो इसमें सब जो है पानी रहता है। जबकि चीर जो है ये हो जाएगा सालों भर पानी इसमें नहीं रहता। बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? तो बिहार का कौन सा फसल जो है साल भर तैयार होता है? तो गन्ना जो है साल भर में तैयार होता है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं, और दोनों तरह के पाए जाते हैं, आर्द्र और निम्न पतझड़ वन दोनों पाए जाते हैं। बिहार की फसल की सघनता कितनी है? तो फसल की जो सघनता है वो 2.06 है। कितना? 2.06 है। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बहुफसली भूमि का जो प्रतिशत है वो है 62.65% है। 62.65% है। इनमें कौन रबी फसल है? तो इनमें कौन रबी फसल है? तो याद रखिएगा इनमें जो है जौ जो है रबी फसल है। जौ जो है क्या है? रबी फसल है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तरबूज उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है याद रखिएगा वो है भागलपुर, जो है तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो बिहार में जो बारिश जो होता है वो जून से सितंबर के बीच में जो होता है, जो कि अब जो है होने लगा है जून से सितंबर के बीच में। अगला जो है बिहार में वर्षा का सामान्यतः औसत क्या है? तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर के आसपास में जो है बारिश, जो कि आप लोगों को मैं पिछले ही क्लास में बताया था। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो बिहार की आकृति देखेंगे तो ये आकृति जो है चतुष्भुजीय है, यानी 4 भुजाओं वाला है। लगभग बिहार जो अपना प्यारा से जो बिहार देखेंगे तो इस तरह का अपना जो है बिहार है। एक्चुअली में जो बिहार देखेंगे तो ये बिहार जो है अपना ऐसे बिहार है अपना, ठीक है। तो ये बिहार जो है लगभग 4 कोण वाला यानी चतुष्फलकीय है, अरे चतुष्भुजा वाला है। बिहार के हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो बिहार में हिमालय की, देखिए हिमालय के 3 श्रेणी है। यहाँ है ये आंतरिक हिमालय या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, उसके बाद हो जाएगा आपका मध्य हिमालय या उसी को बोला जाएगा निम्न हिमालय। नीचे वाला जो आ जाएगा वो कौन सा हिमालय कहलाएगा? नीचे वाला जो है ये शिवालिक कहलाता है, और इसी शिवालिक के नीचे जो है ये यूपी और बिहार जो है, ठीक है। तो बिहार से जो सटा हुआ हिमालय जो क्षेत्र है वो हो जाएगा शिवालिक हो जाएगा। अगला है बिहार में कि मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो मिट्टी जो होती है वो वाहित मिट्टी पाई जाती है। बिहार के मैदानी भाग में वाहित मिट्टी, इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है, ठीक है। अगला है बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो बिहार में जल का जो उपयोग होता है वो सिंचाई के लिए होता है। बिहार में जल का जो उपयोग होता है वो सिंचाई के लिए होता है, ठीक है। अगला जो है बिहार में कितनी भूमि जो है कृषि के अंतर्गत है? तो पृथ्वी की बिहार की जो मोस्टली जो है 3/4 भाग जो है वो कृषि कार्य में लगी है। 3/4 मतलब होता है 3/4, यानी कि 4 भाग में किसी चीज़ को बांट रहे तो उसका 3 भाग जो है खेती कार्य में लगा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं? यानी 4 भाग में ऐसे बांट दिए, 1 2 3 4, तो ये 3 भाग जो है खेती में लगा हुआ, लगभग 70% कहा जा सकता है।
बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो मकई का जो उत्पादन क्षेत्र है वो है कोसी तट, जो है मकई के उत्पादन के लिए फेमस है। बिहार के धान के उत्पादक कितनी है? तो बिहार में अगर धान के उत्पादन देखेंगे तो 1.287 किलोग्राम हेक्टेयर है। बिहार में कुल पशुधन कितना है? तो बिहार में कुल पशुधन जो है वो है 407.83 लाख जो है पशुधन है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंडक परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो सिंचाई करना है। राज्य में किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो चंपारण जिले में थारू जनजाति पाई जाती है, जो कि उत्तर पश्चिम वाला एरिया होता है। थारू जनजाति किस लिए फेमस है? तो थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न से कौन सी जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, जो दिवाली पर्व है उसको शोक के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति है। अगला है 40 नंबर, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो कौन से स्थान से गंगा जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? राजमहल की पहाड़ियों से गंगा जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यानी कि जो ये गंगा जो बिहार से होते हुए जा रही है, पहुंची कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। राजमहल की यहाँ पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ से ये सीधे ऐसे मुड़ जाती है पूरी तरह से ये राजमहल की पहाड़ियों से मुड़ के कहाँ चली जाती है? नीचे दक्षिण की तरफ आ जाती है ना, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जो कि पहुँच जाती है कहाँ? बांग्लादेश में पहुँच जाती है। गंगा मैदान की मिट्टी की औसत ऊंचाई कितनी है? गंगा मैदान की मिट्टी की औसत ऊंचाई जो है कितनी है? तो याद रखिए कि इसकी औसत ऊंचाई जो है 2000 से 3000 मीटर है। और आप सभी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ दिया गया है? ये क्वेश्चन जो है यहीं से दिया गया था TRE में, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था जो शुरू में जो क्वेश्चन के एनालिसिस कराया था, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? देखिए किताबों से ही पूछा गया था। गंगा मैदान की मिट्टी से औसत ऊंचाई जो है कितनी है? तो जो औसत ऊंचाई है जो 2000 से 3000 मीटर है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन आते हैं लोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ से तो हो गया कंप्लीट, हो गया बहुत अच्छे। ये जो हो गया कंप्लीट, अब यहाँ से मानचित्र अध्ययन आ गया। तो मानचित्र अध्ययन से क्वेश्चन जो है ना नहीं पूछता है, ना के बराबर ही पूछता है, तो इसको जो है रहने देते हैं। मानचित्र अध्ययन जो है आप सभी इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट जो है, कंप्लीट 10th क्लास का कंप्लीट हो गया, जिसमें 8 क्लास हम लोग भी पढ़ चुके लोग। 8 क्लास का हम लोग आप लोग का थ्योरी क्लास अब प्लस में MCQ दोनों ही करा दिया हूँ। उसके बाद 9th क्लास का भी थ्योरी प्लस MCQ करा दिया हूँ। 10th क्लास भी अब आप लोग का थ्योरी प्लस MCQ जो है दोनों ही कंप्लीट हो गया। अब जो बच गया हम लोग का PYQ, यानी BPSC PT में जो PYQ पूछता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, यानी कि BPSC PT का PYQ किसका भैया? तो PT का करा देना है। TRE में तो 2 ही साल का है, 3 साल का है, उसको तो उसी में ऐड हो जाएगा। आपका PT का जो है लगभग जो है 20-25 सालों का जो है PT का क्वेश्चन करा देना है। ज्योग्राफी का टोटल मैं चाहता था कि तीनों क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद पूरी कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके अलावा जो है घटना चक्र में जो भूगोल से, भारत का भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है आपका, लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है उसमें भी मिल सकता है। वहाँ से भी आप सभी को मैं चाहता हूँ कि घटना चक्र भी एक बार कंप्लीट करा दूंगा। और ये सारी चीज़ें जो है आपका जुलाई शुरू होने से पहले, ये मतलब कि आज से 4-5 दिनों में, ये 1 हफ्ते के अंदर में ये कंप्लीट सब करा देना है, टोटल चीज़ें कंप्लीट करा देना है। ज्योग्राफी अब कंप्लीट हो गया। अब जो इतिहास की तरफ बढ़ना है, इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो पॉलिटिकल साइंस कुछ जो भाग बचे हैं वो 1 घंटे की क्लास है, उसको करा दूंगा, ठीक है। मैथ और जो है साइंस जो है, ये सारी चीज़ें जो टॉपिक वाइज आप लोग करते रहिएगा। देखिए आप लोग PDF के लिए जो बोलते हैं कि ये क्लास PDF जो है, जैसे कि जो कि बुक का जो है SCERT बुक का जो है चैप्टर वाइज आप लोग को प्रोवाइड करा दे, तो आप सभी चाहें तो उसको नेट से इंटरनेट से आप लोग गूगल पे सर्च करके आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। होता क्या है, आप लोग को लगता है कि मैं जो बुक की तरफ बना कर देता हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट जो आप लोग को भेजता हूँ, जैसे कि 6th क्लास का मैंने मैथ भेजा था, मैथ में था 15 चैप्टर, और 15 चैप्टर को मैंने आप लोगों को भेजा तो आपको एक पूरी किताब की तरह दिखा कि पूरा किताब ही उसमें था, तो आपको लगा कि वो मेरे पास है। एक्चुअली मेरे पास वो किताबें जो है हार्ड कॉपी के रूप में, मतलब कि मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन वो PDF के रूप में नहीं है, उसको फ़ोटो खींच के भेज नहीं सकता हूँ। मैं भी क्या करता हूँ, आप ही लोग की तरह से गूगल से सर्च करता हूँ। गूगल से आप लोग, गूगल में हो सकता है कि अदर स्टेट वाले हैं, तो आपको सर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं लोग, आप लोग लिख रहे होंगे SCERT, जबकि SCERT नहीं लिखना है। SCERT मतलब होता है स्टेट का किताब, तो किस स्टेट का है ये नहीं आप बता रहे हैं।
SCERT किताब नाम रख के सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। आप लोग बिहार बोर्ड करके सर्च कीजिए कि बिहार बोर्ड 8 क्लास या 9 क्लास जो भी क्लास का कि बिहार बोर्ड 8 क्लास हिस्ट्री बुक है ना, हिस्ट्री बुक PDF ऐसे करके सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे लिंक मिल जाएगा जहाँ से BPSC का जो बिहार बोर्ड खुद ही ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। मैं खुद भी जो मैथ का आप लोग के पास भेजा था या किसी भी सब्जेक्ट का जो भेजता हूँ उसका एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर का यानी 15 PDF मैंने डाउनलोड किया। 15 PDF सारे PDF को मैंने क्या किया, एप्लीकेशन से उसको मर्ज किया, मर्ज यानी कंपाइल किया पूरी तरह से, है ना। मर्ज के एक में उसको पूरे PDF को एक में जोड़ा। जोड़ने के बाद पता चला कि ये 236 MB के था। मैंने सोचा भाई 236 MB के भेजूंगा तो आप सभी डाउनलोड कीजिएगा तो आधा MB तो आप लोग उसी तरह गायब हो जाएगा, मतलब 200 MB बर्बाद होगा। फिर उसको अपने नेट से इंटरनेट के माध्यम से उसको मैंने कंप्रेस किया, यानी फिर से उसको एप्लीकेशन में डाल के उसको कंप्रेस मतलब क्या करना होता है कि छोटा किया, उसको MB को घटाकर 20 से 25 MB किया। अब ये बताइए एक सब्जेक्ट को भेजने में हमको इतना समय लगता है और आप लोग डिमांड करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस 6 से लेकर 10 भेज दीजिए। भैया पॉसिबल है भेज पाना? कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैं 6 क्लास का अगर चैप्टर डाउनलोड करूँगा 5-6 चैप्टर दे दिया गया, 7th का 8th का 9th का, भाई साहब उतना डाउनलोड करके उतना मर्ज करके उसके बाद उसको कंप्रेस करके, क्योंकि ना भी मत मान के लिए कंप्रेस नहीं करूँगा तो मेरा भी तो MB उतना जा रहा है, आपका भी MB जाएगा उतना, तो वो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अरे ये करना अगर शुरू कर दूँ, अगर लोग किताब भेजना शुरू कर दूँ, मैं डेली उसको मिलाकर पूरे ऐड करके एक साथ इकट्ठा करके भेजना शुरू कर दूँ तो समझ जाइए कि पूरा दिन मेरा उसी में जाएगा, 4-5 घंटे मैं उसी में वेस्ट करूँगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना हमको ना आपको। आप कृपया करके नेट से डाउनलोड कीजिए, जो आप मेहनत करेंगे वही मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग डबल मेहनत मुझे करने से अच्छा है कि आप लोग उसको नेट से डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए, चैप्टर वाइज डाउनलोड कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ते चलिए उसको और अपना कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। जो सेम आपकी प्रक्रिया वही प्रक्रिया मेरी रहती है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज को मैं इग्नोर कर देता हूँ। आप लोग की किताबों का डिमांड करते हैं कि बुक नहीं मिल रहा है, यूपी में है हम लोग या अदर स्टेट से हैं लोग, हम लोग किताब नहीं मिल रहा है, तो गूगल पे सारी चीज़ अवेलेबल है, आप सर्च करके देखिए तो सही। आप SCERT डाल रहे होगे सर्च कर, इसलिए नहीं मिल रहा होगा। आप लोग बिहार बोर्ड नाम से सर्च कीजिए कि बिहार बोर्ड 8 क्लास 9th क्लास 10th क्लास जो भी क्लास का होगा उसको डालिए, आपको PDF ज़रूर मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अपना पढ़िए, उसको कीजिए। और बिहार के हैं तो कोशिश कीजिए 30 या 40 रुपये से ज़्यादा का बुक का महंगा नहीं रहता है। बिहार बोर्ड के मोस्टली सारे बुक जो है वो 30 रुपये और 40 रुपये के बीच में मिलता है, 25-30 रुपये का मिलता है, तो बहुत ज़्यादा का नहीं है, आप वहाँ से तुरंत ले सकते हैं। अदर स्टेट वाले तो नेट से कृपया डाउनलोड कर ले। मैं पॉलिटिकल साइंस या ये सारे चीज़ों का किताब जो है भेज नहीं पाऊँगा। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को वो डायरेक्ट नेट से, या जो आप लोग मार्क लगा हुआ देखते हैं वो मार्क लगा के उसी समय पढ़ा देता हूँ, उसी समय कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। या आप लोगों को जो दिखता है बुक वाले जितने भी चीज़ें दिखता है वो डाउनलोड करना पड़ता है, उसको पढ़ाता हूँ, फिर उसको चीज़ों को हटा देता हूँ। उतना जगह ऐड करके रखूँगा तो पूरी MB भर जाएगी मेरे पास में, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने से डाउनलोड करने के लिए, है ना। नहीं मिलेगा तो आप लोग बिहार से, आप लोग अदर स्टेट वाले हैं तो बिहार से किताबों की लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो सवाल नहीं है, नेट से तो मिल ही जाता है, आप लोग ढूंढना नहीं चाहते हैं। आप लोग को लग रहा है कि मेरे पास किताब बना हुआ, बुक अगर बना हुआ रहता यानी कि पूरा चैप्टर एक साथ कंप्लीट रहता तो मैं भेजने में क्या हर्ज है, मुझे आसानी से भेज देता, जितना था उसको मैं भेज ही दिया। अब बहुत सारे बुकों को भेजा, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा हूँ। अब जो अलग अलग है उसको भेजना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए नहीं भेज पाता हूँ। मैथ का आप लोग 7th क्लास का आप लोग बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है कि 7th क्लास का भेज दीजिए, क्योंकि 6th क्लास का मैंने भेज दिया था। तो आप लोग 7th क्लास का नेट से डाउनलोड कर लीजिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15, क्योंकि 15 फिर सेम प्रक्रिया मुझे दोहराना पड़ेगा। और 6th क्लास का मैंने किया था तो लगभग मेरे पास 2-3 घंटे उसमें समय चला गया था, डाउनलोड करके उसको मर्ज करके कंप्रेस करके भेजना काफ़ी समय लगा था। उतने समय में आप लोगों की एक क्लास करा दूंगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि चीज़ें खुद से कर लीजिए, 8 क्लास का भी कर लीजिए। मैं बता चुका हूँ कहाँ से पढ़ना है, तो वो चीज़ें ढूंढिए कीजिए, है ना। नहीं मिलेगा, अब साइट से भी नहीं मिल रहा है कि गूगल पर सर्च करने के बाद हमें नहीं पता चल रहा है कि कैसे डाउनलोड करना चाहिए, तो वो भी मैं बता दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, कोशिश करूँगा वहीं से मैं लिंक जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वो मतलब वो लिंक दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सीधे पहुँच जाइएगा वहाँ पर जहाँ से चैप्टर वाइज आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ गए होंगे, है ना। तो वो आप लोग का 8, 9, 10 और तीनों का जो ज्योग्राफी जो कंप्लीट हो गया। अब जो है हिस्ट्री का आएगा और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का वो भी आएगा। बिहार का भी एक सेशन ला दूंगा। बिहार का बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि बिहार को थोड़ा सा टॉपिक वाइज जो है पढ़ा दिया जाए, जैसे
बिहार की चीज़ें मैंने किताब के अंदर से पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ, लेकिन बिहार की जैसे मान के चलिए बिहार की नदियाँ, बिहार के पर्वत, बिहार का भौतिक जो बदलाव है, भौतिक परिवर्तन जो है ना, या भौतिक विभाजन जो है, या बिहार की कृषि है, बिहार की जलवायु है, इस तरह से रिलेटेड टॉपिक वाइज चीज़ों को क्या आप लोग करा दिया जाए, या आप लोग उसको कर लीजिएगा, या उसका सिर्फ थ्योरी करा दूँ या एमसीक्यू फॉर्म में करा दूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या बिहार को अगेन जो है डिटेल वे में, जैसे कि मैंने SCERT किताब से तो टोटल पढ़ा दिया हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ SCERT किताब से, लेकिन जो आप लोग चाह रहे हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ा दीजिए, टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक को आप लोग डिटेल से मैप से समझा दूँ, मैप के माध्यम से, बहुत डिटेल में मैप के माध्यम से। जैसे बिहार का अगर भौतिक विभाजन बता रहा हूँ तो उसको मैप के माध्यम से बताऊँ बहुत डिटेल में, तो कमेंट करके बताइएगा कि थ्योरी प्लस MCQ लाया जाए, क्या लाया जाए, थ्योरी प्लस MCQ, ये चीज़ें बता दीजिएगा, या सिर्फ MCQ करा दूँ बिहार का, यानी बिहार का इतिहास, भूगोल टोटल जो है MCQ फॉर्म में करा दूँ, या थ्योरी प्लस MCQ कराऊँ, दोनों को आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एक वीडियो लेके आऊँगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, उसमें दोनों चाहूँगा तो करा सकता हूँ। अगर आप कहिएगा कि नहीं MCQ करा दीजिए, क्योंकि थ्योरी मैं एक बार कराया हूँ बिहार की किताबों से, है ना, तो अगर कहिएगा तो अगेन थ्योरी करा दूँगा, पूरा डिटेल में समझा दूँगा, क्योंकि एक बार बिहार की किताबों से मैं करा चुका हूँ जो है, उसके बाद मैं एडिटोरिया वाला किताबों से करा चुका हूँ, आप लोगों का पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ एडिटोरिया से, उसमें बिहार का भूगोल और बिहार का ज्योग्राफी दोनों करा दिया हूँ। MCQ बहुत सारे कराया हूँ, MCQ और भी बाकी है बिहार का, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूँगा। फिर से जो आप लोग का जो डिमांड आ रहा है कि बिहार का टॉपिक वाइज कराया जाए, जैसे टॉपिक क्या होता है, जैसे एडिटोरिया में टॉपिक वाइज दिया हुआ था, उसी तरह टॉपिक वाइज बिहार का भौतिक स्वरूप से लेकर, बिहार का कृषि से लेकर, बिहार की जलवायु से लेकर, हर चीज़ को टॉपिक वाइज मैप के माध्यम से अगर समझाया जाए तो आप सभी कमेंट कर दीजिए कि हाँ थ्योरी प्लस और MCQ दोनों लाया जाए, या सिर्फ MCQ होगा तो MCQ देखेंगे कि किनका कितना डिमांड आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स कहीं भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फिर दोबारा बता देता हूँ, 9905550148 जो व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरह की समस्या हो तो इस पर आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं, है ना। वहाँ पर समय रहने पर मैं आपको अगर बात करनी होगी तो मैसेज वहाँ मैसेज पूछ लीजिएगा कि कॉल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। कभी कभी किसी ऑफलाइन क्लास में या कहीं भी बिजी रहता हूँ तो कभी कभार कॉल आप लोग रिसीव नहीं होता, इसीलिए एक बार व्हाट्सएप जरूर करें कि कॉल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। फ्री रहूँगा तो जरूर वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई दे देता हूँ कि कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ से बात हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों को बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।